सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक बलगदगी की। तो रासायनिक बलगदगी में हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक क्लियर कर लिए हैं, थोड़ी सी उन पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो आज हमारा नया टॉपिक है जो पढ़ना है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में जनरली हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया है अपक्रियाओं के विषय में। अपक्रियाओं के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपक्रियाएँ कितने टाइप की होती हैं उन पर हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद में हमने दूसरा टॉपिक इसी में पढ़ाया था आपको, अपक्रिया का वेग। बच्चों, क्या पढ़ाया था दूसरा टॉपिक? अपक्रिया का वेग। ध्यान देना बच्चों, क्या पढ़ाया था? अपक्रिया का वेग। हम लोगों ने अपक्रिया का वेग पढ़ाया था। और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वेग समीकरण। क्या पढ़ा था? वेग समीकरण। वेग समीकरण। बच्चों, इसमें अपक्रिया के वेग में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अपक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, इस पर भी चर्चा कर ली थी। और वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने वेग समीकरण पढ़ा और 4th नंबर में हम लोगों ने वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक और इसको प्रभावित करने वाले कारक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। वेग स्थिरांक हमने पढ़ लिया था। वेग स्थिरांक की इकाई जैसे nth ऑर्डर रिएक्शन है, मान लीजिए n कोटि की कोई अपक्रिया है और उसके वेग स्थिरांक की इकाई निकालना है, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन ऑलरेडी करा दिया अपने पिछले वीडियो में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोगों को देखना है कि वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाला कारक, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वेग और वेग स्थिरांक दोनों को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? ताप। किसी भी अपक्रिया का यदि हम ताप बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं बच्चों? ताप। किसी भी अपक्रिया का अगर ताप बढ़ा दो, मान लीजिए कोई भी अपक्रिया करा रहे हैं, उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर न केवल उसका वेग बल्कि वेग के साथ साथ बच्चों क्या बढ़ जाता है? उसका वेग के साथ साथ वेग स्थिरांक भी बढ़ जाता है। अब किसी भी अपक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा देने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। कितना बढ़ता है? किसी अपक्रिया का टेम्परेचर कितने से कितना कर देने पर वेग स्थिरांक कितने से कितना हो जाएगा, अगर ये ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अपना एक समीकरण दिया था, जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं, जो हमें आज पढ़ना है। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने ताप गुणांक और तापीय गुणांक पर भी चर्चा की थी। आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है आर्हेनियस का समीकरण। क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमें पढ़ना है आर्हेनियस का समीकरण। तो इसी में बच्चों हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक बलगदगी। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगदगी। और रासायनिक बलगदगी में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। रासायनिक बलगदगी में आज हम लोगों को चर्चा करनी है आर्हेनियस समीकरण की। इसकी चर्चा करनी है बच्चों आर्हेनियस समीकरण। देखिए बच्चों, आज हमें सीखना है इधर ध्यान दो बच्चों, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण देखो, वैज्ञानिक आर्हेनियस ने ध्यान सुनो, वैज्ञानिक आर्हेनियस ने किसी भी अपक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी अपक्रिया का ताप बढ़ाने पर या ताप कम करने पर वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया, जिसे आर्हेनियस का वेग समीकरण या आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ध्यान सुनो बच्चों, क्या बताया? किसी भी अपक्रिया का टेम्परेचर, जो ताप होता है, उसको परिवर्तित करने पर उसके वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए वैज्ञानिक आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रतिपादित किया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। देखिए, आर्हेनियस समीकरण होता क्या है बच्चों? ध्यान देना, होता है K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन
ये होता है। क्या होता है बच्चों? K बराबर A इंटू माइनस का EA अपॉन RT, ये होता है बच्चों आर्हेनियस का समीकरण। किसका है बच्चों? आर्हेनियस का समीकरण। ध्यान देना, ये किसका समीकरण है बच्चों? आर्हेनियस का समीकरण। अब देखिए इसमें, इस समीकरण में एक एक चीज जान लीजिए। देखो बच्चों, इस समीकरण में K क्या है? K होता है वेग स्थिरांक। K क्या होता है? वेग स्थिरांक। अच्छा, A क्या है? A है प्री आर्हेनियस कांस्टेंट। मतलब A का मतलब उन्होंने अपने नाम से कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट प्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले आया है, तो इसलिए ये प्री आर्हेनियस कांस्टेंट है। E बेटा क्या है? E का मतलब है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। माइनस EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। R बच्चों गैस कांस्टेंट होता है, इसका मान 8.314 होता है। और T तो आप जानते हो टेम्परेचर है आपका, जैसे 300 400 जो भी टेम्परेचर दिया हो उस अकॉर्डिंग। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और उसके ताप में क्या संबंध है, तो वो संबंध आर्हेनियस ने इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया। अब इन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसके वेग स्थिरांक पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वो आप इस समीकरण में वैल्यू रखकर निकाल सकते हो। टेम्परेचर आपका जो भी हो वो टेम्परेचर रख दीजिए और उस टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक क्या होगा उसको आप इससे निकाल सकते हो। परंतु इस समीकरण में वैल्यू रख कर इससे वैल्यू निकालना, मतलब इसको सॉल्व करना कठिन हो रहा था। भाई इस समीकरण में आप वैल्यू रख दोगे, जैसे EA का मान रख दिया, R का मान रख दिया, T का मान रख दिया। यहाँ बच्चों देखो EA का मान एक्टिवेशन एनर्जी सवाल में दी होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी रखनी है और एक्टिवेशन एनर्जी जूल में रखनी है। R गैस कांस्टेंट होता है, इसका मान 8.314 रखना है। T टेम्परेचर है, इसको केल्विन में बनाकर रखना होता है। और ये सब सॉल्व करने के बाद में वो ऋणात्मक घात आएगी, वो भी E की, तो उस ऋणात्मक घात को सॉल्व करना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा ट्रिपिकल हो रहा था, इसलिए आर्हेनियस ने इसको और सॉल्व कर दिया। देखिए इसको और कैसे सॉल्व करते हैं, यदि दोनों पक्षों का लॉग ले लें तो कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ध्यान देना बेटा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग बेस E के, यहाँ क्या हो जाएगा? इधर इधर ध्यान दो बच्चों, लॉग बेस E और ये लिखेंगे A इंटू E की पावर माइनस का EA अपॉन RT, एक होगा बच्चों। यहाँ पर फार्मूला आप देख रहे हो, मैथमेटिक्स के हो तो इतना पता होगा, फार्मूला है log m इंटू n, log m इंटू n आप लोग जानते होंगे ना, log m इंटू n, इसका फार्मूला होता है बच्चों log m प्लस log n। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बेस में यहाँ पे जो हो वही यहाँ पे लगा देंगे, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए, तो जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? log बेस E के बराबर क्या हो जाएगा? log बेस E A प्लस log बेस E E की पावर माइनस EA अपॉन RT, एक होगा बच्चों। अब एक फार्मूला आप लोग और जानते होंगे, कौन सा? log बेस E m की पावर n, ये जो पावर होता है ये पहले आ जाता है, ये हो जाता है n log m। क्या हो जाता है बच्चों? क्या हो जाता है? n log m, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो पावर है ये कहाँ जाएगी? पहले आ जाएगी, इधर ध्यान देना। तो ये हो जाएगा log, बेटा ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो log k इज इक्वल टू log बेस E A
ये आपका पहले आ जाएगा, तो ये साइन माइनस का है, साइन समेत इधर आ जाएगा, तो माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब अच्छा यहाँ पे बच क्या रहा है, लॉग बेस ई ए, यही तो बच रहा है। अच्छा देखिए एक लॉग में प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है, यहाँ पर जो हो वही यहाँ पर हो, तो इसका मान कितना होता है, 1। कितना होता है बच्चों, 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर लॉग में बेस ई है, ध्यान दो बेटा, लॉग में बेस ई है, इसको जो आप सॉल्व करके लाए हो इसमें लॉग बेस क्या है, लॉग बेस ई। और लॉग बेस ई में हम कभी कोई वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी की पूरी जो लॉगरिथम टेबल है, जो आपकी पूरी लॉगरिथम टेबल बनाई गई है, वो बेस 10 मानकर बनाई गई है। और जबकि यहाँ पर क्या है, लॉग बेस ई, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें उसी आर्टिफिशियल लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, लॉग बेस 10 में। तो लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 2.303 से गुणा कर देते हैं, तो log बेस ई बन जाता है log बेस 10। क्या बन जाता है बच्चों, log बेस 10। तो यहाँ पर अगर हम 2.303 से गुणा कर दें, 2.303, तो ये log बेस ई खत्म होकर log बेस 10 हो जाएगा, के हो जाएगा। इधर ध्यान देना, यहाँ भी हो जाएगा 2.303 log बेस 10 ए हो जाएगा। बाकी आपका जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, ई ए अपॉन आर टी। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे क्या होगा, ये 2.303 से हम प्रत्येक पद में भाग देना चाहते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, 2.303 से प्रत्येक पद में हम भाग देना चाहते हैं। तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 के इज इक्वल टू, यहाँ से भी ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 ए माइनस, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2.303 और ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया आर्हीय समीकरण। अब बच्चों अगर आर्हीय समीकरण आ गया हो समझ में, तो इसी के आगे ताप गुणांक की हम बात कर ले रहे हैं। कल हमने आपको ताप गुणांक या तापीय गुणांक पढ़ाया था, तो उस पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। देख लीजिए, यहीं से वो भी समझ लीजिए, ताप गुणांक या तापीय गुणांक। ध्यान से समझो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एक ये अभिक्रिया है, इधर ध्यान देना सभी लोग, ये बच्चों कोई अभिक्रिया हो रही है। मान लीजिए इस अभिक्रिया को हम पहले T1 टेम्परेचर पर करा रहे हैं। कितने पर, टेम्परेचर T1 पर इस अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक कितना है, K1। फिर इसी अभिक्रिया का टेम्परेचर हमने T2 कर दिया, कितना कर दिया, पर इसका रेट कांस्टेंट कितना हो गया, K2। तो अब ये समीकरण इस पर अप्लाई करेंगे, ध्यान दो, ये वाला समीकरण इस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, लॉग ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों K1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10, यहाँ पे ए रहेगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब इसके बाद में हम सेकंड वाली चीजें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इधर ध्यान दो बेटा, लॉग बेस 10, अब की बार क्या रखेंगे, K1 के स्थान पर K2, तो यहाँ पर रख दिया हमने K2 बराबर लॉग
बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, यही तो हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो देखिए आगे नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं बच्चों, समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो पहले हमें समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड एक साइड रखेंगे, और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड और समीकरण 1 की राइट हैंड साइड एक तरफ रखेंगे। तो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जरा ध्यान देना, log बेस 10 k2। अब इसमें घटाना है 1 को, 1 की माइनस लगा कर लिखो, log बेस 10 k1 इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो समीकरण 2 का क्या है, राइट हैंड साइड में यही तो है। इसको लिखेंगे log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। इसमें घटाना किसको है, समीकरण 1 को, तो माइनस का साइन लगा दो, समीकरण 1 की वैल्यू लिख दो, क्या है, log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। अब इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में करना क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, आगे माइनस का साइन। देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो फार्मूला लगा सकते हो log m माइनस log n का। बच्चों log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n। यही तो होता है फार्मूला, ये अप्लाई कर दे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों log बेस 10 k2 अपॉन k1, यही तो हो जाएगा। इधर ध्यान देना बच्चों, log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 है, 2.303 आर टी टू। अब इसमें माइनस का ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का log बेस 10 a, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद में क्या हो रहा है, ध्यान देना। इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का आपको दिखाई दे रहा है और ये माइनस का दिखाई दे रहा है, तो कैंसिल कर सकते हो आप। ये वाला प्लस का है, इसको पहले लिख लो, ये माइनस का है बाद में लिख लो। तो बच्चों आगे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ से हो जाएगा log बेस 10 k2 अपॉन k1 बराबर, ये वाला प्लस वाला पहले लिख लो, ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन माइनस, ये वाला रख दो, ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। अब बच्चों इसमें से कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो फिर अगली लाइन में लिख रहे हैं log बेस 10 k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन है बच्चों ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन है, तो बच्चा आपका 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। इतना समझ में आया बच्चों। एक लाइन लास्ट और आपको लिखनी है। देखिए क्या हो जाएगा, log, थोड़ा इसको नोटिस कर लो, ये लास्ट लाइन है, थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ क्या लिखेंगे बच्चों, log बेस 10 k2 अपॉन k1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर। देखो बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो t2 इधर आ जाएगा, t1 इधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस
T1/T1 इंटू T2। ये आपका फाइनल डेरिवेशन आ गया। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसी से आपको सवाल लगवाए जाएंगे सक्रियण ऊर्जा के, इसी से सवाल लगवाए जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और देखो इसको कोशिश कर रहे हैं कि एक पेज में आ जाए, लेकिन छोटा ज़्यादा हो जाएगा। इतना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर देखिए। नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा इसको इंक्रीज कर दें। अब इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट देखो। समझाते तो चले हैं, पूरा आपको समझाया है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत लग रही, तो आप ऐसा कीजिए, आधे का ले लीजिए। पहले हम यहाँ से यहाँ तक का इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब दिख रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब इसके बाद में बच्चों आपको यहाँ तक तो ले ही चुके हो आप स्क्रीनशॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।